हेलो एंड वेलकम बैक टू शेयरवाला। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्शंस के बारे में और बहुत ही बेसिक और लेमन लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये समझाऊं कि ऑप्शंस होता क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्यों इसे ऑप्शंस कहा जाता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सेकेंडली हम स्ट्राइक प्राइस, कॉल और पुट क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ओवर द टाइम ऑप्शंस के ऊपर कई सारे वीडियोस भी आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेटिंग के। हम सीरियल वाइज आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। इस क्रमांक में जो पहली चीज़ हमारे सामने लिखी हुई है या आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दैट इज़ एसेट। अब एसेट क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज में एसेट हम प्रॉपर्टी या कार या किसी भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो आपके पास है उसको हम एसेट मानते हैं। चाहे आपके पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसको हम एसेट मान के चलते हैं। बट जब हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो इसमें जो एसेट होता है ये या तो कोई स्टॉक होता है, या अगर आप कोमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो कोमोडिटी होगी, या अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इंडेक्स होगा। ठीक है, तो जो मेन जो आइटम होता है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं उसको हम एसेट बोलते हैं। एसेट के दो डेरिवेटिव्स होते हैं, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शंस। इसके बारे में भी आई होप आपने सुना होगा। अगर आप ऑप्शंस सीखने आए हैं तो कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपने लिया ही होगा गूगल के थ्रू या यूट्यूब के अदर वीडियोस के थ्रू। तो आई होप कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इनको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। अब डेरिवेटिव्स क्यों बोला जाता है इनको? देखिए, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो दोनों आपको चीज़ें दिख रही है, फ्यूचर और ऑप्शन, ये दोनों जो अपना वैल्यू होता है वो खुद से डिसाइड नहीं करते। इनका जो वैल्यू होता है ये डिपेंड करता है इस अंडरलाइंग एसेट पर। तो अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो इनका वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू घटेगा तो इनका वैल्यू घटेगा, या वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कई केस में कि एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है और डेरिवेटिव का वैल्यू उसके हिसाब से कम हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि आप ऑप्शन के केस में होता है, आगे हम जानेंगे कि अगर आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं और उसमें अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो पुट ऑप्शन का वैल्यू गिरेगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि फ्यूचर या ऑप्शंस इनके अपने कोई वैल्यू नहीं होते हैं, ये अपना वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट से। तो जैसे कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हो गया हमारा एसेट, ठीक है, और बैंक निफ्टी फ्यूचर हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एसेट का प्राइस जो है ये अगर बढ़ेगा, मतलब बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा, इसका प्राइस, बैंक निफ्टी का जो वैल्यू है, प्राइस तो नहीं होता है बैंक निफ्टी क्योंकि ये इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है वो भी ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी अगर नीचे आएगा तो फ्यूचर भी नीचे आएगा। ठीक है, तो जो फ्यूचर है ये पूरा पूरा डिपेंड करेगा जो अंडरलाइंग एसेट है उस पर। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ फ्यूचर्स को हम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ऑप्शंस को नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, कुछ कुछ तो नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे आप बाउंड हो जाते हो किसी कंडीशन को लेकर। ठीक है, कि अगर आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप बाउंड नहीं होते हो किसी कंडीशन पे, है ना, तो उसको हम नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब इसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताएं। ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन में आपको लेके चलें और वहाँ पे आपको ये बताएं कि फ्यूचर और ऑप्शंस होता क्या है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम एक ज्वेलरी शॉप का एग्जाम्पल लेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर बाय कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। अब मान लीजिए एक ज्वेलरी शॉप है और आपको ज्वेलरी खरीदनी है। सपोज कि आपके घर में कोई इवेंट है 1 महीने या 2 महीने के बाद और आपको गोल्ड खरीदना है। अभी गोल्ड का प्रेजेंट प्राइस सपोज चल रहा है 40K। ठीक है, ऑल्दो ये ज़्यादा है बट अभी मतलब प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये ज़्यादा है प्राइस गोल्ड का एक्चुअल, बट हम एक सिचुएशन मान के चल रहे हैं जहाँ पे गोल्ड का प्राइस 40K है, मतलब 40,000 रुपये 10 ग्राम का, 1 तोले का। आपको ये लग रहा है कि 1 महीने बाद ये जो गोल्ड का प्राइस है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा सकता है, बट गोल्ड अभी आपको नहीं खरीदना है। ठीक है, आपको खरीदना है 1 महीने या 2 महीने के बाद, और अभी आपके पास पूरे पैसे भी नहीं है।
जितना गोल्ड आपको चाहिए उतना खरीदने का पूरा पैसा आपके पास अभी नहीं है, और आपको ये भी पता है कि गोल्ड का प्राइस 1 महीने बाद ऊपर जा सकता है। तो अगर अभी आपने गोल्ड नहीं खरीदा तो क्या होगा कि 1 महीने बाद आपको ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप इस ज्वेलरी वाले के पास जाओगे, इस ज्वेलरी शॉप के पास जाओगे और इसके साथ एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। ठीक है, आप इससे बोलोगे कि देखो भाई, गोल्ड मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, गोल्ड मैं 1 महीने बाद खरीदूंगा, अभी मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूं, वो पैसे आप रखो और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो। 1 महीने के बाद गोल्ड का प्राइस कुछ भी रहे, लेकिन मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा आज की रेट पे। ठीक है, तो ज्वेलरी वाला भी खुश कि भाई चलो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे बना ले रहा है, मेरा गोल्ड तो उतना बिक ही रहा है, आज का जो रेट है उस रेट पे ही 1 महीने बाद आके खरीद लेगा। तो इससे क्या है कि ज्वेलरी वाला एडवांस बुकिंग ले सकता है अपने गोल्ड का, जितना गोल्ड आपने इससे ऑर्डर करवाया है वो आज की डेट पे, आज की रेट पे ये बुक करके रख देगा अपने पास, क्योंकि इसे पता है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उस कॉन्ट्रैक्ट से आप पीछे नहीं हट सकते। आपने उसको सपोज कि 70,000 या 80,000 आपने उसको दे रखे हैं, 25%, 30% ऑफ द टोटल अमाउंट आपने बोला है कि मैं 1 महीने बाद जब खरीदने आऊँगा तब मैं दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। 1 महीने बाद प्राइस अगर ऊपर चला गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपको वो गोल्ड 40,000 के रेट पर ही मिलेगा। सपोज 1 महीने बाद ये गोल्ड का प्राइस हो गया 50K फॉर 10 ग्राम्स, लेकिन आप फायदे में रहोगे क्योंकि आपको ये मिल रहा है 40K पे। वहीं अगर इसका ऑपोजिट सिनेरियो होता है, जहां पे गोल्ड का प्राइस अगर आपके प्रिडिक्शन के अगेंस्ट में चला जाता है और गिर के सपोज 30K हो जाता है 1 महीने बाद। ठीक है, ऑल्दो इतना फ्लक्चुएशन तो नहीं होता है, बट हम एक सिचुएशन लेके चल रहे हैं और राउंड फिगर्स लेके चल रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो और समझने में भी ईजी हो। सपोज 1 महीने के बाद ये गोल्ड का प्राइस 30K आ जाता है गिर के। अब क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उस केस में भी आपको 40K के प्राइस पर ही खरीदना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि आपको फिर नुकसान हो जाएगा 10K का पर 10 ग्राम पे, और यहां पे आपको प्रॉफिट होगा 10K का पर 10 ग्राम पे। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे आप बाउंड हो, आपने एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो प्राइस चाहे कहीं पे भी जाए, चाहे बढ़े चाहे कमे, लेकिन आपको उसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसके एक्सपायरी पे, इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी पे। एक्सपायरी मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा उस टाइम पे आपने ज्वेलरी वाले को बताया होगा कि मैं 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ या 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। तो अगर 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो दैट मीन्स कि 1 महीना जिस दिन खत्म होगा, जिस भी डेट को खत्म होगा, आपको उससे वो गोल्ड लेना है, आपको पैसे पे करने हैं, रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, और आपको गोल्ड ले लेना है जिस भी प्राइस में मिले। और अगर 2 मंथ्स का बनाया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो दैट मीन्स कि 2 मंथ्स की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन जाके आपको अपना गोल्ड उठाना है। तो ये हो जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सेम एग्जांपल लेंगे, ज्वेलरी शॉप है, गोल्ड का प्राइस 40K है, आपको लगता है कि 1 महीने बाद जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ सकता है। ठीक है, 1 महीने बाद आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत कम अमाउंट आपके पास पड़े हुए हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भी श्योर नहीं हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और आपके पास पैसे भी कम है, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि चलो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो बट पैसे आपके पास नहीं है, तो उस केस में भी आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हो। दूसरा कि आपके पास पैसे तो है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उस केस में भी आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हो। ठीक है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब आप गए इस ज्वेलरी वाले के पास और इसको बोला कि देख भाई, मैं एक नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तेरे साथ बनाऊंगा। ठीक है, और ठीक 1 महीने बाद मैं आऊँगा वापस और देखूंगा, मैं एक गोल्ड तुमसे खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन खरीदूंगा वो डिपेंड करेगा कि मुझे उस टाइम पे सूटेबल लगता है या नहीं लगता है। तो अब ये ज्वेलरी वाला बोलेगा कि आप पागल बना रहा है, करेक्ट? या आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, इसमें ज्वेलरी वाले का क्या फ़ायदा हुआ। देखो, फ़ायदा ऐसे हुआ कि जब आप ज्वेलरी वाले से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाओगे तो ज्वेलरी वाला आपसे क्या बोलेगा कि ठीक है, तू ये कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ये नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बना ले,
लेकिन तुझे इसका मुझे थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम कैसा होगा कि मान लो कि अगर आप 1 लाख का गोल्ड खरीदने वाले थे तो आप अब इसको 20,000 दोगे। ठीक है, 20,000 ये ले लेगा प्रीमियम। ठीक है, तो ये बोलेगा तू एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के 20,000 रुपये तू मेरे पास रखवा दे, ये मेरा प्रीमियम होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मतलब एक इंश्योरेंस की तरह। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो ठीक है, 1 लाख रुपए देने से तो अच्छा है कि 20,000 दे दूं, या हो सकता है कि 10,000 भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो 10,000 भी हो सकता है, जस्ट एक सिचुएशन ले रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइस है प्रीमियम, ये इस गोल्ड के प्राइस से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मतलब जो एसेट है इसके प्राइस से काफ़ी कम होगा। तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। अब 1 महीने बाद आपने देखा कि प्राइस ऊपर गया है। अब प्राइस जब ऊपर गया है तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो उस गोल्ड को फिजिकली बाय कर सकते हो इस ज्वेलरी शॉप से, या चाहो तो नहीं भी बाय कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि एक नॉर्मल डे टू डे एग्जाम्पल है, तो इस केस में 1 महीने के बाद अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, अगर अच्छा खासा ऊपर गया, आपको लग रहा है कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उससे ज्वेलरी बाय कर लोगे, गोल्ड बाय कर लोगे। लेकिन अगर प्राइस नीचे गया तो आप क्या करोगे, आप उससे बोलोगे कि भाई एक काम कर, वो जो प्रीमियम के पैसे वो तू रख ले, मुझे गोल्ड नहीं खरीदना है। तो इस केस में आपको लॉस कितना हुआ, 10,000 या फिर 20,000। ठीक है, जितने का भी आपने प्रीमियम पे किया हुआ। तो ये जो प्रीमियम है ये ज्वेलरी वाला अपने पास रख लेगा। ठीक है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लैप्स हो जाएगा, मतलब एक्सपायर हो जाएगा। तो इसे हम नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पे आप बाउंड नहीं होते हो कि आपको खरीदना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आफ्टर 1 मंथ वॉट एवर बी द प्राइस यू कैन डिसाइड ऑन बाय और नॉट टू बाय। ठीक है, ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक एग्जाम्पल, एक बेसिक ढांचा। स्टॉक मार्केट में जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसमें सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें कई अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं होता है कि आप एक ज्वेलरी शॉप में जा रहे हो और एक एसेट को बाय कर रहे हो, क्योंकि जो एसेट होता है उसका फिक्स प्राइस नहीं होता है, वो हर सेकंड बदलता है। मतलब जो स्टॉक का प्राइस होता है वो हर सेकंड बदलता रहता है। तो उस केस में जो ऑप्शन बाइंग होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टॉक मार्केट में, तो वो भी हम अब डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम स्टॉक मार्केट पे। अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो एसेट हो गई, दैट मीन्स कि स्टॉक या फिर इंडेक्स। जब हम ऑप्शन बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले जिस भी एसेट का ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, मतलब जिस भी स्टॉक का या इंडेक्स का ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि या एनालाइज करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर प्राइस हम ये सोचते हैं कि भाई जो प्राइस है स्टॉक का वो ऊपर जा सकता है, तो हम उस केस में कॉल बाय करेंगे, और कॉल को शॉर्ट फॉर्म में सीई बोला जाता है या सीई लिखा जाता है। अगर हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा स्टॉक का, तो हम पुट बाय करते हैं, और पुट को शॉर्ट फॉर्म में पीई बोला जाता है। ठीक है, सपोज बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस का प्राइस मान के चलो कि 7,000 चल रहा है। ठीक है, 7,000 चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आने वाले 5-6 दिन में आपने चार्ट एनालाइज किया, सारे टेक्निकल एनालिसिस करके आपको ये लग रहा है कि बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है ये अब बढ़ के 7,200 तक जा सकता है। ठीक है, तो इस केस में अब क्योंकि बजाज फाइनेंस का आप देख रहे हो कि जो एसेट का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 7,000 है। ठीक है, 7,000 है और आपके पास पड़े हैं सपोज 21,000। अब 21,000 में आप 3 स्टॉक खरीद सकते हो बजाज फाइनेंस का। तो दैट मीन्स कि अगर आप 21,000 में 3 स्टॉक खरीद रहे हो और कुछ दिनों के बाद ये 7200 रुपये जाता भी है, मतलब 7,200 जाता भी है, तो पर शेयर में आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स कि कुल आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। वहीं अगर आप बजाज फाइनेंस का कॉल का ऑप्शन बाय कर लेते हो तो ये आपको पर क्वांटिटी, मतलब पर एक ऑप्शन का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोज 120 रुपये लगेंगे या 100 रुपये लगेंगे। मान के चलो कि 100 रुपये लग रहे हैं, राउंड फिगर यूज़ करते हैं, 100 रुपये लगेंगे। तो अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो
कि 21,000 रुपये में आप टोटल कितने शेयर्स मतलब कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो। 210 क्वांटिटी आप खरीद सकते हो 21,000 रुपये में बजाज फाइनेंस का। और ऐसे में बजाज फाइनेंस अगर ऊपर जाता है, इस लेवल को टच करता है, तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे ये सोच रहे थे कि जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, इस वजह से हमने कॉल का ऑप्शन बाय किया। वहीं अगर हमें ये लगता कि प्राइस नीचे जाएगा, दैट मीन्स 7,000 से ये 6800 हो जाएगा, दैट मीन्स 6,800 हो जाएगा, तो उस केस में हम पुट का ऑप्शन बाय करते हैं। तो ये होता है एक बेसिक समझ ऑप्शन का। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स कॉल बाय करेंगे, प्राइस नीचे है तो जा रहा है तो दैट मीन्स पुट बाय करेंगे। इसके अलावा ऑप्शंस में होता है स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी। अब एक्सपायरी मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जब भी आपका ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है, जो लास्ट डेट है ऑप्शन का, उसको हम एक्सपायरी बोलते हैं। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, देखो ये समझने वाली चीज़ है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अब देखो, स्ट्राइक प्राइस समझाने के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, दो तरीके से समझाऊंगा। एक जहां आप इसको थोड़ा इन डेप्थ समझ लो, ठीक है, वहां पे आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो वो उसको याद रख सकते हैं एक दूसरे तरीके से। तो पहला जो तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है, जैसे आपको याद रखना चाहिए, वो ये है कि स्ट्राइक प्राइस होता है, मान लो कि हमारे पास कोई स्टॉक है, सपोज बजाज फाइनेंस ही ले लेते हैं, और इसका करंट जो प्राइस चल रहा है वो 7,000 चल रहा है। तो जो करंट प्राइस होता है ना, इसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब इस 7,000 के ऊपर कई सारे स्ट्राइक प्राइस और नीचे कई सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं जो प्री डिसाइडेड होता है, उनके बीच का गैप। जैसे 7,000 के ऊपर सपोज 7,100, 7,200, 7,300, और नीचे में 6,900, 6,800, 6,700 एंड सो ऑन, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। ये ऑप्शन चेन में प्री डिसाइडेड होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस है उनके बीच का गैप कितना रहेगा। जैसे यहाँ पे 100 का गैप है हर एक स्ट्राइक प्राइस के बीच में। अगर जो स्टॉक है उसका प्राइस अगर कम है, मान लो 1,000 रुपये के आसपास का है, तो जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है वो भी कम हो जाएगा। हो सकता है 50 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसा। अब ये स्पॉट है, मतलब करंट प्राइस ये है। इसके ऊपर और नीचे आप कई सारे जो स्ट्राइक प्राइस है वो देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा स्पॉट से, अभी प्रेजेंट 7,000 है, आपको लग रहा है कि 7200 तक जाएगा, मतलब 7,200 तक जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ, जहां तक आप अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस जा सकता है। ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस हुआ जहां पे आप प्ले करना चाहते हैं। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का 7,200 का जो कॉल है वो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहां पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 7,200 को टच करेगा या यहां तक जाएगा। तो उस केस में जैसे जैसे प्राइस 7,200 के नज़दीक जाता जाएगा, वैसे वैसे ये जो ऑप्शन आपने खरीदा है इसका प्राइस भी इंक्रीज होता रहेगा। सपोज आपने 100 रुपये में खरीदा है, और जैसे जैसे प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक जाता रहेगा, ये प्राइस भी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे आएगा 6,800 पे, ठीक है, तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे? बजाज फाइनेंस का 6,800 का पुट। ठीक है, मतलब पीई। सपोज ये आपने 100 में खरीदा, और जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आता रहेगा, इस स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक आता रहेगा, ये प्राइस भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो 100 में खरीदा आपने तो 110 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल ये आ रहा हो कि मुझे लग तो रहा है कि 6,800 तक ये नीचे जाएगा प्राइस, लेकिन क्या मैं 6,800 के जगह 6,900 का स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। आपको इनफैक्ट लग भी रहा हो ना कि ये 6,800 या 6,700 तक जा सकता है, बट उस केस में भी आप जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस है उनको बाय कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है।
आप चाहो तो उसके पीछे 7100 के भी स्ट्राइक प्राइस पुट में खरीद सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे वाले स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे, मतलब स्पॉट के नज़दीक वाले स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे, आपका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा ऑप्शन का। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और इस बारे में आगे जब आप ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह समझेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपको लेना चाहिए। एज अ बिगिनर मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है या एट द मनी के नज़दीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो आपको बाय करना चाहिए। अब एट द मनी होता क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। हमने जैसे बात किया कि 7000 प्राइस है करंट, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं, 7000 ना करके, राउंड फिगर ना करके हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 7060 ये अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है बजाज फाइनेंस का, ठीक है, ये है हमारा स्पॉट प्राइस। अब इसके सबसे नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? 7100 होगा, उसके ऊपर होगा 7200, उसके ऊपर 7300 एंड सो ऑन। नीचे की तरफ कौन सा होगा? 7000, 6900, 6800, 6700 एंड सो ऑन। अब 7060 क्योंकि 7100 के सबसे नजदीक है, तो ये जो स्पॉट का जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन होता है जिसपे सबसे ज्यादा OI बिल्डअप होता है उसको हम एट द मनी बोलते हैं, ठीक है, जिसपे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है। अब ओपन इंटरेस्ट के बारे में भी आप आगे सीखेंगे थोड़ा एडवांस वीडियोस में ऑप्शंस के बारे में। फिलहाल के लिए एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 7060 स्पॉट है, तो इसका जो सबसे नज़दीक वाला स्ट्राइक प्राइस है 7100, इसे हम बोलते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, या ATM शॉर्ट फॉर्म में। एज अ बिगिनर सबसे बेस्ट चॉइस यही होता है कि आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करें अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है, ऑप्शंस में। बाकी मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ट्रेड लेने से पहले आप अपने खुद का रिसर्च करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं जिसको भी आप फॉलो करते हैं उससे सलाह ज़रूर करें। इसे हम एट द मनी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एट द मनी तो फिक्स हो जाता है, चाहे आप पुट खरीदें चाहे कॉल खरीदें, एट द मनी सेम ही रहेगा और ये चेंज होता रहेगा जैसे जैसे स्पॉट का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। मान लो अभी इस मोमेंट पे 7060 चल रहा है स्पॉट, 1 मिनट के बाद ये 7000 हो जाता है, मतलब 7000 हो जाता है, तो उस केस में जो एट द मनी है वो शिफ्ट होके 7000 पे आ जाएगा। तो लाइव मार्केट में जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है ये बढ़ता घटता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि स्पॉट का प्राइस क्या है, ठीक है। नाउ अब अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको क्या लग रहा है कि प्राइस जो है ऊपर जाएगा, तो जब आप कॉल बाय करेंगे तो एट द मनी जो भी है उस मोमेंट पे जब आप बाय कर रहे हैं उसके जितने भी ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस हैं उनको हम OTM बोलते हैं, दैट मीन्स कि आउट ऑफ द मनी कॉल, ठीक है, या आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस। और एट द मनी के जितने भी नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस हैं उनको हम बोलते हैं ITM, दैट मीन्स इन द मनी कॉल ऑप्शन। ये बहुत इजी तरीका है समझने का कि अगर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, एट द मनी के ऊपर वाले सारे जो है वो आउट ऑफ द मनी होता है और एट द मनी के नीचे वाले सारे इन द मनी होता है। इसको अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो ये एक नंबर लाइन है 1 2, आई होप नंबर लाइन सबने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे सपोज आप तीसरे पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है, आप ये तीसरे पोजीशन पे खड़े हो, आपको जाना है 7th पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आपको जाना है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। आपने शुरू कहां से किया था? यहां से, तो जहां से आपने शुरू किया था वो है पोजीशन 1, इसको मैंने इनिशियल मार्क कर दिया है। अब आपने 1 2 को कवर कर लिया है और अभी आप 3 पे हो,
तो अभी आप जहां पे हो इसको हम समझ सकते हैं एट द मनी के रूप में। ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आप खड़े हो। जितना अभी आपको कवर करना है इस फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये अभी तक कवर नहीं हुआ है। और जो अभी कवर हो गया है विच इज 1 and 2, इसको हम इन द मनी समझ सकते हैं। तो जितना भी कवर हो चुका है उसको हम इन द मनी मानते हैं, जहां पे अभी अब है उसको हम एट द मनी मान सकते हैं, और जो अभी कवर करना बाकी है उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। सिमिलरली देखो यहां पे भी वही चीज है, जहां पर अभी आप हो जो करंट स्ट्राइक प्राइस है उसे हम एट द मनी बोलते हैं, जो कि स्पॉट के सबसे नजदीक होता है। जितना भी कवर करना बाकी है उसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, और जितना कवर हो चुका है उसको हम इन द मनी बोलते हैं। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि नीचे के सभी प्राइजेस को कवर करता हुआ ही ऊपर गया होगा, है ना। कभी एकदम से जंप करके सीधा यहां से यहां तो नहीं पहुंचा होगा ना। मान लो अगर ये 6800 है ग्राफ में और ये 7000 है, ठीक है, तो यहां से सीधा जंप यहां पे तो नहीं किया होगा। अगर यहां से ये आ रहा है तो इसने पहले 6900 कवर किया होगा, फिर जाके 7000 पे गया होगा, ठीक है ना। अब 7000 से ऊपर इसको जाना है 7100, 7200, जो भी कवर करना बाकी है, ठीक है। अब इसी का उल्टा होता है पुट ऑप्शन। इसी का उल्टा होता है पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन में भी आप समझ लो, नंबर लाइन से ही बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 and 7। अब पुट ऑप्शन दैट मीन्स कि आप ये समझ रहे हो कोई प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, तो मतलब आप ऊपर खड़े हो। तो पुट ऑप्शन में आप सपोज 7 पे खड़े हो, या 7 छोड़ो, चलो 7 को हम छोड़ देते हैं। सपोज आप खड़े हो 5 पे, ठीक है, आप खड़े हो 5 पे। आपको पहुंचना कहां पे है वो डिसाइड करेगा। तो आपको पहुंचना है 2 पे सपोज, ठीक है। आप 5 पे खड़े हो, आपको पहुंचना है 2 पे, तो दैट मीन्स कि आपने 6 और 7 कवर कर लिया है और अभी 5 पे हो। ये 5 हो गया एट द मनी, जो आपने कवर कर लिया 6 और 7 ये हो गया इन द मनी, और आउट ऑफ द मनी हो गया जो अभी आप कवर करके पहुंचोगे अपने डेस्टिनेशन पे, तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। तो इसको अगर हम यहां पे प्लॉट करें पुट ऑप्शन को, तो मान लो ये हो गया तो अगर ये एट द मनी है विच इज 7000 और आप पुट खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स कि जो ये ऊपर वाले सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये होगा इन द मनी, और जो नीचे वाले सारे प्राइसेस हैं ये होंगे आउट ऑफ द मनी, ठीक है। क्योंकि आप प्रिडिक्ट ये कर रहे हो, आपकी एनालिसिस ये कह रही है कि प्राइस 7000 से नीचे जाएगा, अभी गया नहीं है, नीचे जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये अभी कवर नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आप 7000 पे खड़े हो, ये एट द मनी है, तो दैट मीन्स कि ऊपर के सारे प्राइजेस जो है इन द मनी हो जाता है, ये कवर हो चुके हैं, अभी नीचे के प्राइजेस पे जाना बाकी है। अभी अगर जिनको नहीं समझ में आया है वो इस वीडियो को वापस से 2-3 बार देखें, समझे, और एक डायरी लेके उस पर नोट डाउन करें, खुद से एनालाइज करें, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे एक ऑप्शन के। ये बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन आपके सामने है, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बैंक निफ्टी 17 मार्च 35,000 CE। अब इसको हम अगर ब्रेक करें तो ये जो बैंक निफ्टी लिखा हुआ है ये क्या है, ये है एसेट, ठीक है। 17 मार्च जो ये लिखा हुआ है ये डेट है, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरी। तो दैट मीन्स कि जो ऑप्शन आप खरीद रहे हो ये इस पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, जो हमने अभी सीखा, ठीक है। तो अगर सपोज कि जब ये ऑप्शन आप खरीद रहे हो, बैंक निफ्टी अगर 34,500 पे रहा होगा, ठीक है, एट द मनी या स्पॉट प्राइस, तो आपको ये लगा होगा कि भाई अभी 34,500 पे है बैंक निफ्टी, अब 35,000 तक जाएगा, तो आपने ये वाला ऑप्शन खरीदा है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का।
और ये CE है लिखा हुआ, तो दैट मीन्स ये कॉल का ऑप्शन है। दूसरा एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक्सपायरी है इसमें सिर्फ मंथ का नाम लिखा हुआ है, डेट नहीं लिखा हुआ, तो दैट मीन्स कि ये मंथली एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी है। जनरली जो बैंक निफ्टी होता है वो वीकली एक्सपायरी होता है उसमें, ठीक है, उसमें वीकली एक्सपायरी होता है। तो आपको जब आप इसको डालोगे अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये मंथली वाला और वीकली वाला दोनों दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आके जैसे कि अभी 48,000 समथिंग चल रहा है बैंक निफ्टी, सॉरी 44,800 के आसपास चल रहा है। तो मान लो हम 44,800 यहाँ पे टाइप करते हैं, तो आप देखोगे जैसे 44,800 मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी, पहला आ गया जुलाई 44,800 CE। अब यहाँ पे आप जुलाई के आगे देखोगे कोई डेट नंबर नहीं मेंशन किया हुआ है, डे नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो उसको देख के कि ये जो है मंथली एक्सपायरी है। ये देखो यहाँ पे आ गया बैंक निफ्टी जुलाई, तो जुलाई मंथ के पूरे मंथ का एक्सपायरी है। दैट मीन्स कि जो मंथ का आखिरी थर्सडे है उस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही वापस से मैं 44,800 डालता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पुट का भी ऑप्शन आ गया मंथली। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे 20 जुलाई का ऑप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि 20 तारीख को, मतलब ये वीकली एक्सपायरी है, तो हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होता है, अनलेस कि थर्सडे कोई वीक डे हो, सॉरी थर्सडे कोई हॉलीडे हो तो उससे एक दिन पहले हो जाता है। अगर हॉलीडे नहीं है थर्सडे तो थर्सडे को ही एक्सपायरी होती है वीकली और मंथली भी। तो मंथली एक्सपायरी में जो लास्ट थर्सडे होता है मंथ का उस दिन एक्सपायर होता है। तो यहाँ पे 20 जुलाई लिखा है तो दैट मीन्स कि 20 जुलाई को ये एक्सपायर हो जाएगा और ये वीकली एक्सपायरी है, ठीक है, करंट वीक का। तो आज जैसे 16 तारीख है, ठीक है, तो 20 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, तो इस वीक का ये ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरीके के आप 44,900 डालोगे वो भी आपको दिख जाएगा। तो जैसे 20 का, ये देखो ये अगस्त का है तो दैट मीन्स कि ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का है। ये 3 अगस्त का है तो दैट मीन्स अगस्त के फर्स्ट जो थर्सडे पड़ रहा है उसका ये एक्सपायरी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वहीं अगर आप स्टॉक ऑप्शंस का देखोगे, सपोज बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस का आप अगर 7,000 मैंने डाला तो देखो बजाज फाइनेंस का आ गया जुलाई 7,000, जुलाई 7,000, अगस्त। तो यहाँ पे कहीं पे भी डेट नहीं आ रहा है, मतलब नंबर नहीं आ रहा है डेट का। ये इसलिए क्योंकि जो स्टॉक ऑप्शंस होता है उनमें वीकली एक्सपायरी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी पे होता है। तो अगर आप जुलाई यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो तो दैट मीन्स कि ये इस मंथ की एक्सपायरी का है, ठीक है। अगर अगस्त सेलेक्ट कर रहे हो तो अगस्त मंथ की एक्सपायरी का। इस मंथ की एक्सपायरी मतलब अगेन थर्सडे को, जो लास्ट थर्सडे होगा मंथ का, उस पर ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो 7,000 का जो कॉल ऑप्शन है बजाज फाइनेंस का, उसका प्राइस है 535। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बजाज फाइनेंस का जब स्टॉक देखोगे तो देखो स्टॉक का प्राइस क्या है 7,480। तो मतलब कि ये जो 7,000 का स्ट्राइक प्राइस था ये इन द मनी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, इससे 400-500 पॉइंट ऊपर जा चुका है बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो इन द मनी है ये, और इस वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है ऑप्शन का, ठीक, क्योंकि ये कवर हो चुका है, कवर होके 404 स्ट्राइक प्राइस और ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो जिसने ये कॉल बहुत पहले लिया होगा तो वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठा होगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्क्रिप्शन ज़रूर रीड करें। हमारे चैनल का शेयर वाला का जो भी वीडियो आता है उसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपकमिंग अपडेट्स होते हैं वो हम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट, इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी वो रिलीज़ होगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड सेकेंडली, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि डेली वीडियोस आप मिस आउट ना करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। कोई आपका सजेशन हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट पे मेंशन करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बन चुके हैं ADX के ऊपर, बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, वो सभी वीडियोस आप ज़रूर चेक करें। और हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझ लें। सबसे पहली चीज़ वही होता है।
तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को खुद से ट्रेड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को सबसे पहले सीखें। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो ज़रूर देख लें। नाउ अंडरस्टैंडिंग द व्यू, तो ये चीज़ आप अपने ब्रेन में सेट कर लें कि जब भी आप कॉल बाइंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपका जो व्यू है वो बुलिश है। जब भी आप पुट बाय कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो व्यू है वो बियरिश है। ठीक है, अब इसी का वाइस वर्सा हो जाता है। कॉल बाइंग का उल्टा क्या होता है? कॉल सेलिंग। तो दैट मीन्स कि अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो अगर आप बुलिश हैं इसका मतलब, तो कॉल सेलिंग का मतलब है कि आप बियरिश हैं। तो जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सेलर्स का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़रूरी होता है। सेलर्स कौन होते हैं? इनको हम राइटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम राइटर्स भी बोलते हैं, ऑप्शन राइटर्स या ऑप्शन सेलर्स। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, HNIs होते हैं, FII-DIIs होते हैं, अगर वो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो सेलिंग ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, कौन से स्टॉक में हो रहा है, कितना हो रहा है, कॉल ऑप्शन सेलिंग हो रही है, पुट ऑप्शन सेलिंग हो रही है, ये सारे डेटा मैटर करता है जब आप ऑप्शन बाय करने जाते हैं। ये सब चीज़ जब भी मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको जो समझना है इस फर्स्ट सेशन में वो ये है कि कॉल बाइंग का मतलब बुलिश होता है, कॉल सेलिंग का मतलब बियरिश होता है। पुट बाइंग का मतलब बियरिश होता है, तो पुट सेलिंग का मतलब बुलिश होता है। तो अगर कोई सेलर है और वो आपको बोल रहा है कि मैंने पुट सेल किया है, तो उसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो बियरिश है, इसका मतलब ये है कि वो बुलिश है। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने बैंक निफ्टी का पुट सेल कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यू है उसका वो है बुलिश। ठीक है, अगर आपको एकदम से नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऑप्शन बाइंग के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई बोल रहा है पुट सेल किया है तो आपको नहीं समझ में, तो सबसे पहले ये सोच लो दिमाग में कि पुट बाइंग का मतलब क्या होता है। पुट बाइंग का मतलब होता है बियरिश, तो पुट सेलिंग उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स बुलिश। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।